बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में पैरासाइटिक नेचर ऑफ वायरस के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा भाई, जब हमने वायरस का स्टार्ट लिया था, वायरस का इंट्रोडक्शन जब हमने डिस्कस किया था, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि वायरस जो है वो एक नॉन सेल्यूलर लिविंग एंटिटी है। हम वायरस को कभी भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म कंसीडर नहीं करते, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनाइज्म उसे कहा जाता है जिसकी बॉडी की कंपोजिशन जो है वो मुख्तलिफ सेलों की हो या फिर किसी एक सेल की हो, हम उससे लिविंग ऑर्गेनाइज्म का नाम देते हैं। लेकिन वायरस की जब हम बात करते हैं तो वायरस जो है वो कम्प्लीटली हमारे पास क्या है, एक नॉन सेल्यूलर जो है एंटिटी है, एक पार्टिकल है। हम जस्ट इसको लिविंग भी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये होस्ट सेल के अंदर आता है तो इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये अपने नंबर को क्या करता है, इंक्रीज करता है, अपनी प्रोजेनी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो जस्ट हमने इसको लिविंग का नाम दिया हुआ है। तो ये कहता है कि वायरस जो है वो नॉन सेल्यूलर लिविंग एंटिटी है, तो ये कोई भी ऐसा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता बगैर होस्ट सेल के। तो यानी इसको जो भी काम करना होगा, अपनी रेप्लिकेशन करनी होगी या फिर एनर्जी को जनरेट करना होगा, तो उसके लिए इसको होस्ट सेल का सहारा लेना पड़ता है। तो यही हमारा आज की जो सब हेडिंग भी यही है कि वायरस नीड अ होस्ट सेल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वायरस को एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि अगर हम वायरस की बात करें तो उसके पास या तो फिर उसका डीएनए होता है या तो सिर्फ उसके पास उसका क्या होता है, आरएनए होता है। अच्छा देखें, कौन सी प्रोटीन बननी है और कितनी अमाउंट में बननी है, कौन से एंजाइम बनने हैं, कौन से हार्मोन बनने हैं, इनका मैसेज डीएनए और आरएनए के पास मौजूद होता है। लेकिन आपने याद रखना है, प्रोटीन बनाने का सिर्फ इसके पास मैसेज मौजूद होता है बस। लेकिन प्रोटीन बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है उसका नाम आप सब लोगों को पता है, जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। अब ये जो राइबोसोम्स हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी लगे हुए होते हैं और ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। अब इसके पास प्रोटीन बनाने का मैसेज तो है, लेकिन प्रोटीन बनाने वाली वो फैक्ट्री नहीं है, प्रोटीन बनाने वाले वो ऑर्गेनील इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये क्या करता है, होस्ट सेल के अंदर आता है। ये होस्ट का हमारे पास सेल है और ये बाहर एक वायरस पड़ा हुआ है। तो ये वायरस जब होस्ट सेल के अंदर आता है तो फिर ये क्या करता है, सबसे पहले इसके डीएनए को या तो किल कर देगा, या तो मार देगा, या तो अपना डीएनए इसके डीएनए के साथ क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। फिर अपने डीएनए की इंस्ट्रक्शन से ये क्या करेगा, इसके ऑर्गेनील का इस्तेमाल करेगा, इस होस्ट सेल के ऑर्गेनील का, और अपने मकसद की क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, जो कि इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं, अपनी रेप्लिकेशन, अपना नंबर बढ़ाने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो ये कहता है वायरस डज नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनील। तो वायरस के अंदर किसी भी किस्म का ऑर्गेनील मौजूद नहीं होता और ना ही इसके अंदर कोई भी ऐसी मेटाबॉलिक मशीनरी मौजूद होती है जिसकी मदद से ये अपनी एनर्जी को जनरेट कर सके या फिर ये क्या कर सके, कोई प्रोटीन या किसी और किस्म का मॉलिक्यूल बना सके। तो इसको अपनी एनर्जी जनरेट करने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए, एंजाइम्स बनाने के लिए, हार्मोन्स बनाने के लिए या दूसरे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बनाने के लिए से एक लिविंग सेल की ज़रूरत होती है, एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। और मैंने आप लोगों को बताया कि जब ये लिविंग सेल के अंदर जाता है, होस्ट सेल के अंदर जाता है, तो या तो उसके डीएनए को किल कर देता है, मार देता है, या फिर अपना डीएनए उसके डीएनए के साथ शामिल कर देता है। पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ इसके बारे में, ये शामिल किस एंजाइम की मदद से करता है। तो ये कहता है वायरस यूज इट्स ओन वायरल जीनोम इनसाइड द सेल। ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर आके ये सेल का ही डीएनए इस्तेमाल करे, नहीं, इसके डीएनए को या तो खत्म कर देगा या मिलके काम अपने डीएनए से ही लेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस सेल की क्या यूज करेगा, मशीनरी। मशीनरी से क्या मुराद है, सेल के मुख्तलिफ किस्मों के ऑर्गेनील का इस्तेमाल करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो छोटा सा टॉपिक है पैरासाइटिक नेचर ऑफ वायरस, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है वायरस सर्वाइवल इनसाइड होस्ट, यानी कि वायरस का होस्ट के सेल के अंदर सर्वाइवल किस तरह से होता है। तो हर बच्चे के जहन में ये सवाल आता होगा कि सर, जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंट्री लेता है या हमारे किसी सेल के अंदर एंट्री लेता है, लेट सपोज करें ये हमारा सेल है और ये जब वायरस है, तो जब ये वायरस हमारे सेल के अंदर एंट्री लेता है तो उस वक्त हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्यों एक्टिवेट नहीं होता, हमारा इम्यून सिस्टम क्यों इसके खिलाफ फाइट नहीं करता। तो भाई वायरस हमारी बॉडी के साथ क्या क्या करता है अपनी साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए, और अपने आप को हमारे इम्यून सिस्टम से कैसे बचाता है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जब मैंने वायरस का इंट्रोडक्शन आप लोगों से डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि वायरस के अंदर एक एबिलिटी होती है जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन लफ्ज़ का मतलब क्या होता है कि ये अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि फॉर सपोज करो ये मेरा एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये एक वायरस है। जब ये वायरस मेरे सेल के अंदर आएगा तो इस वक्त आप इस वायरस की शेप देखें, इस तरह की ये वाली वायरस की शेप है। जब ये वायरस मेरे सेल के अंदर आएगा तो मेरा सेल इसके खिलाफ रिस्पॉन्स करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा और इस वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करेगा और इसको इनएक्टिवेट कर देगा।
अच्छा, और इस वायरस को ये पहचान लेगा। मैंने इम्यून सिस्टम के ऊपर पूरे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, वो आपने लाजमी देखने हैं, तभी आपको ये वाला टॉपिक समझ आएगा। तो वो लेक्चर देख के आप इसको समझेंगे तो बहुत आसानी होगी आप लोगों को। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, पहले इस वायरस को मारता है, एंटीबॉडीज की मदद से इनएक्टिवेट करता है और इसकी शक्ल को अपने जहन में बिठा लेता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के हमारी बॉडी में छोड़ देता है, ताकि आइंदा अगर ये वायरस कभी भी आए तो टाइम ना लगे, दोबारा से एंटीबॉडीज बनाना इतना टाइम नहीं लगे। बस डायरेक्ट ये जैसे वायरस आए एंटीबॉडीज बनी हुई होंगी, ये डायरेक्ट इसको क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। लेकिन ये वायरस इतना चालाक होता है, जब ये दूसरी बार आएगा ना तो ये अपनी शक्ल को क्या कर देगा, इस तरह से थोड़ा सा चेंज कर देगा। शक्ल को चेंज करने से मुराद क्या है कि अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज करके आएगा, अपने जीनोम को क्या करके आएगा, जेनेटिक मटेरियल को, जीन्स को क्या करके आएगा, चेंज करके आएगा। देखो बाकी सारा का सारा सेम है, जस्ट अपने थोड़े से जेनेटिक मटेरियल को इसने क्या किया है, चेंज किया है। अब जब ये सेल के अंदर आएगा तो ये वाली एंटीबॉडीज के ऊपर काम नहीं करेगी। हमारा इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, जाहिर सी बात है 7 से 14 दिन लग जाते हैं और इतने टाइम के अंदर ये वायरस आपके सेल को इन्फेक्ट करता रहेगा। और जब तीसरी बार आएगा तो फिर तीसरी बार भी बिल्कुल अपनी शेप क्या करके आएगा, चेंज करके आएगा। अपना जेनेटिक मटीरियल जो है वो क्या करके आएगा, चेंज करके आएगा। इसे कहा जाता है म्यूटेशन। तो ये एक तरीका होता है जिसकी वजह से ये वायरस हमारे सेल के अंदर एंट्री लेने के बाद कामयाब हो जाता है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है अल्टर देयर जीनोम, अपने जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करता है। आपने याद रखना है ये वायरस के अंदर वो एबिलिटी है जो वायरस को होस्ट सेल के अंदर सरवाइव करने में 99% क्या करती है, मदद करती है। अच्छा, उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, सप्रेस बी सेल एक्टिवेशन। आपको पता है मैंने इम्यूनिटी के अंदर सारे लेक्चर छोड़े हुए हैं, तो वहां पे बी सेल्स जो हैं ये वो सेल होते हैं इम्यून सिस्टम के जो कि हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो वायरस इतना तेज होता है कि ये सबसे पहले क्या करता है, बी सेल की एक्टिवेशन को जाके सप्रेस कर देता है। तो जब बी सेल सप्रेस हो जाएंगे तो एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी और फिर इनके साथ हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अच्छा, फिर ये क्या करता है, तीसरा तरीका इनके पास क्या होता है, डीग्रेडिंग होस्ट सेल जीनोम। जो होस्ट के सेल का जो डीएनए होता है उसको जाके क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। जब होस्ट के सेल का डीएनए डैमेज कर देगा और अपना डीएनए इसमें इंट्रोड्यूस करके अपना खुद कमांड सेंटर चलाएगा, तो होस्ट का जो डीएनए है वो काम की प्रोटीन नहीं बना पाएगा जो इस वायरस के खिलाफ लड़ेंगी, काम की एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगा जो इस वायरस के खिलाफ लड़ेंगी। तो तीसरा तरीका ये होता है कि होस्ट के जीनोम को जाके डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है। अच्छा, उसके बाद जो चौथा तरीका होता है इनके पास क्या होता है, ब्लॉक द इंटरफ्यूरॉन रिस्पॉन्स। अच्छा, अब ये इंटरफ्यूरॉन क्या चीज है भाई, ये इंटरफ्यूरॉन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि एन के सेल्स को एक्टिवेट करती है। ये एन के सेल्स नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम के सेल हैं जो कि वायरस को किल करने में हेल्प करते हैं। इन सेल को एक्टिवेट करने के लिए हमें ये इंटरफ्यूरॉन प्रोटीन चाहिए होती है और वायरस इतना चालाक है कि इस प्रोटीन के रिस्पॉन्स को जाके ब्लॉक कर देता है। नतीजे में नेचुरल किलर सेल्स नहीं बनते, एक्टिवेट नहीं होते और वायरस हमारे सेल के अंदर सर्वाइव करता रहता है। तो ये इसका चौथा तरीका है। पांचवा जो तरीका ये है इनएक्टिवेटिंग द कंप्लीमेंट सिस्टम। ये भी मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर के इम्यूनिटी के अंदर समझाया हुआ है अच्छे तरीके से। तभी मैं कह रहा था कि पहले आप मेरा इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ें, फिर उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको। अच्छा, कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, ये कंप्लीमेंट कुछ प्रोटीन्स का ग्रुप होता है। 30-40 हमारे पास ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा, जो लिक्विड पोर्शन होता है ना, उसकी ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि मिलके एक सिस्टम बनाती हैं जिसे कंप्लीमेंट सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम क्या करती हैं, मुख्तलिफ तरीके से वायरस को किल करती हैं और वायरस अपने आप को बचाने के लिए जैसे सेल में एंट्री लेता है तो सबसे पहले सिस्टम को क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। यानी देखो इसके पास कितने तरीके हैं। उसके बाद क्या है, इनएक्टिवेशन ऑफ मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या जिसे हम MHC कहते हैं। अच्छा, ये भी हमारे एक इम्यून सिस्टम का पार्ट ही है जो कि वायरस के ऊपर लगी हुई प्रोटीन को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। देखो प्रोटीन वायरस की सरफेस पे भी लगी हुई होती है और प्रोटीन जो है हमारी सरफेस पे भी लगी हुई होती है। पता कैसे चले कि ये वाली प्रोटीन जो है ये मेरे सेल की और ये वाली जो प्रोटीन है ये वायरस के सेल की है, तो उसके लिए MHC होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये हमारा अपना सेल की प्रोटीन है या हमारे सेल की प्रोटीन नहीं है। तो वायरस क्या करता है, इस चीज को जाके इनएक्टिवेट कर जाता है, तो सेल को पता ही नहीं चलता कि ये वायरस की प्रोटीन है या हमारी प्रोटीन है। तो इस वजह से वायरस जो है हमारे सेल के अंदर
एंट्री लेने के बाद कामयाब हो जाता है। देखो वायरस के पास कितने तरीके हैं मुख्तलिफ किस्मों के, जिनकी वजह से ये हमारे सेल के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में कामयाब हो जाता है। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है, 4, 5 और 6, ये 4 जो पॉइंट हैं ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हैं, जिनके ऊपर मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप लोग वहां पे इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने जितना नीडेड था, जितना रिक्वायर्ड था, उतना आप लोगों को समझा दिया है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वायरस सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट। कि इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं उसके अंदर जो है वायरस का सर्वाइवल किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वायरस सर्वाइवल इन द टेम्परेचर, सब हेडिंग के अंदर कि टेम्परेचर के अंदर जो है वायरस का सर्वाइवल क्या होता है, कितना टेम्परेचर पे वायरस जो है वो ग्रो करते हैं। अच्छा, आप सब लोगों को पता है कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्ट वायरस या किसी भी हम ऑर्गेनाइज्म की बात करें तो टेम्परेचर उस ऑर्गेनाइज्म पे इफेक्ट किस तरह से करता है, हमने ये मैकेनिज्म देखना है। जब भी टेम्परेचर हाई होता है या जब भी टेम्परेचर लो होता है तो वो अल्टीमेटली इफेक्ट करता है हमारी बॉडी के एंजाइम्स के ऊपर, हमारी बॉडी की प्रोटीन्स के ऊपर। आपको पता है कि हमारे एंजाइम्स जो हैं वो मोस्टली प्रोटीनियस इन नेचर हैं। तो टेम्परेचर का अप हो जाना और टेम्परेचर का डाउन हो जाना ये प्रोटीन को डी नेचर कर देता है, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर प्रोटीन डिस्ट्रॉय होगी तो अंडरस्टूड बात है, हमारे एंजाइम्स भी किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के, तो हमारे एंजाइम्स भी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और बगैर एंजाइम्स के कोई भी लिविंग बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, चाहे फिर वो वायरस हो, चाहे दुनिया का कोई सा भी ऑर्गेनाइज्म हो, बगैर एंजाइम्स के वो कभी भी अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा सकता, कभी भी अपनी जो है जेनेटिक मटेरियल की कॉपी नहीं बना सकता, कभी अपनी रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है कि जब भी टेम्परेचर अप एंड डाउन होगा तो आपने याद रखना है वो एंजाइम्स को, प्रोटीन्स को डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसकी वजह से जो है वो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती। तो ये कहते हैं टेम्परेचर हैज ह्यूज इफेक्ट ऑन द वायरल सर्वाइवल, वायरस के सर्वाइवल के ऊपर इसका बड़ा इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हाई या लो टेम्परेचर ये प्रोटीन्स को क्या कर देता है, डी नेचर कर देता है। और हमारे एंजाइम्स किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। तो प्रोटीन जब डी नेचर होंगी तो अंडरस्टूड बात है हमारे एंजाइम्स भी क्या हो जाएंगे, डी नेचर। अच्छा, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो वो डायरेक्टली डीएनए को भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर भी जो है वो प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, तो उससे भी हमारा डीएनए जो है वो डैमेज हो सकता है, या वायरस का जो डीएनए है वो डैमेज हो सकता है। ये कहते हैं जो हमारे पास डीएनए वायरसेस होते हैं उनकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो आरएनए वायरसेस से क्या होती है, ज्यादा होती है। डीएनए हमारे डबल स्ट्रैंडेड जो है वायरसेस होते हैं और आरएनए जो है वो हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो आपकी बुक लिखती है कि जो डीएनए वायरसेस होते हैं इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आरएनए वायरसेस। ये कहता है आप कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर के ऊपर जो है वायरस को आप इनएक्टिवेट कर सकते हो, मोस्टली वायरसेस को, तो वो 60 सेंटीग्रेड है। आप 60 सेंटीग्रेड पे वायरस को जो है वो आप इनएक्टिवेट कर सकते हो। अच्छा, ये कहते हैं जो कंटाजीनियस हमारे पास एयरबोर्न वायरसेस होते हैं, कंटाजीनियस मींस जो कि एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं, उनको कंटाजीनियस कहा जाता है। एयरबोर्न मींस जो कि हवा के जरिए या एनवायरनमेंट में किसी भी फैक्टर के जरिए ट्रांसफर हो, जिस तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस है या फिर कोरोना वायरस है। आपको पता है फ्लू वगैरह या जो कोरोना वायरस है ये स्नीजिंग से, कफिंग से, इन चीज़ों से जो है फैलता है। ये वायरस इतने चालाक होते हैं, जब ये देखते हैं ना भाई टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर बाहर पीएच वगैरह ज़्यादा है, तो ये क्या करते हैं, हमारे जो मुंह के अंदर जो सिलावा पाया जाता है या जो नाक के अंदर जो म्यूकस पाया जाता है, ये क्या करते हैं, ये सपोज करो ये म्यूकस है, ये म्यूकस के अंदर छुप जाते हैं ताकि टेम्परेचर का इफेक्ट वायरस के ऊपर कम हो और म्यूकस के ऊपर ज्यादा हो। सेम इसी तरीके से सिलावा के अंदर छुप जाते हैं ताकि टेम्परेचर का इफेक्ट या एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट है वो सिलावा के ऊपर हो, ना कि वायरस के ऊपर हो। तो ये भी इनको एक बैरियर मिल जाता है। लिखा हुआ है कि कंटाजीनियस एयरबोर्न वायरसेस लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस एंड कोरोना वायरस यूज सिलावा एंड म्यूकस एज अ कवर। ये इनका क्या बन जाता है, किस्म का कवर बन जाता है, एंड अ बैरियर फॉर एक्सटर्नल अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। जब अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होता है जिसमें वायरस को लगता है कि ये मुझे डैमेज कर सकता है, ये मेरी प्रोटीन को डीनेचर कर सकता है, मेरे डीएनए आरएनए को डीनेचर कर सकता है, तो फिर ये क्या करते हैं, अपने ऊपर सिलावा या म्यूकस की कवर लगा देते हैं ताकि वो जो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है वो डायरेक्ट वायरस के ऊपर अटैक ना करे, पहले वो म्यूकस को क्रॉस करे फिर सिलावा को क्रॉस करे। तो इस तरह से ये टेम्परेचर के अंदर अपना क्या करते हैं, सर्वाइवल करते हैं। अच्छा, ह्यूमिडिटी का थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ह्यूमिडिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, वायरस के अंदर, और कितनी ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होती है। ये कहते हैं हमारे पास जो एनवेलप्ड वायरस होते हैं, मैंने आपको एनवेलप्ड के बारे में समझाया हुआ है, आप मेरे दूसरे लेक्चर में इसको पहले लेक्चर के अंदर आप इसको समझ सकते हैं। जिस तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस है या कोरोना वायरस है, मैंने आपको ये क्वेश्चन भी दिया था कि आपने मुझे बताना है जो कोरोना वायरस है वो इनवेलप्ड है या अनइनवेलप्ड, पर अब तक मुझे किसी ने नहीं बताया। तो इसका मतलब है कि आप या तो लेक्चर मेरा सही सुनते नहीं है या तो फिर आप सुन के मुझे रिप्लाई नहीं करते।
तो ये कहता है जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं, जिस तरह से इन्फ्लुएंजा वायरस है या फिर कोरोना वायरस है, ये 20 to 30% तक की जो वो ह्यूमिडिटी है वो टॉलरेट कर सकते हैं। अगर इससे ह्यूमिडिटी की अमाउंट बढ़ जाती है तो फिर ये इसको टॉलरेट नहीं कर सकेंगे, ये इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ह्यूमिडिटी किसे कहा जाता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर या एनवायरनमेंट के अंदर जो वाटर वेपर की अमाउंट होती है उसे क्या कहा जाता है? ह्यूमिडिटी कहा जाता है। और ये कहते हैं जो अनइनवेलप्ड वायरसेस होते हैं, जैसे एडिनो वायरस है या फिर रीनो वायरस है, ये वो वायरस हैं जो कोल्ड वगैरह काज करवाते हैं। कोल्ड का मतलब होता है ठंड लगना नहीं, कोल्ड का मतलब होता है अपर रेस्पिरेटरी डिफेक्ट, यानी जो गला हमारा खराब हो जाता है, नाक वगैरह या साइनसिस वगैरह की जो प्रॉब्लम हो जाती है उससे हम क्या कहते हैं? कोल्ड कहते हैं। ये रीनो वायरसेस की वजह से होता है। खैर, ये सारी बीमारियां हमारे बुक के एंड में लिखी हुई हैं, वहाँ पे हम इसको लास्ट लेक्चर के अंदर ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ये जो अनइनवेलप्ड वायरसेस होते हैं, जैसे एडिनो वायरस है या रीनो वायरस है, ये 70 to 90% तक की जो है वो ह्यूमिडिटी को क्या कर सकते हैं? टॉलरेट करने की सलाहियत रखते हैं। तो ह्यूमिडिटी के बारे में आपने याद रखना है, वो आपसे कभी भी पूछ सकते हैं कि एनवेलप्ड वायरसेस के लिए ह्यूमिडिटी कितने परसेंट टॉलरेट होती है और अनइनवेलप्ड वायरस के लिए ह्यूमिडिटी जो है वो कितने परसेंट टॉलरेट होती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है वायरस सर्वाइवल इन द लाइट। अच्छा, डायरेक्ट वायरस का जो है वो लाइट के साथ सच इतना खास लेना देना नहीं होता, लेकिन जो फाइटोफेज वायरस होते हैं, मैंने आपको बताया था फाइटोफेज वायरसेस वो होते हैं जिनके होस्ट प्लांट होते हैं। अब आपको पता है कि जब तक प्लांट का सेल जिंदा है तो समझो वायरस भी जिंदा है, जब प्लांट का सेल मर जाएगा तो वायरस भी मर जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। और प्लांट के सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो जब प्लांट का सेल फोटोसिंथेसिस करेगा, वो लाइव रहेगा, तो वायरस भी अंदर लाइव रहेगा। अगर प्लांट का सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ये भी लाइव नहीं रह सकेगा, इसकी भी डेथ हो जाएगी, नतीजे में वायरस की भी क्या, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से जो है वो लाइट का वायरस के ऊपर क्या होता है? इफेक्ट होता है। तो क्या लिखा हुआ है? लाइट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एब्सेंस और लेस अमाउंट ऑफ लाइट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच हैज अल्टीमेटली इफेक्ट्स ऑन द वायरल ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि ये हमारे पास एक प्लांट का सेल है। फाइटोफेज मींस कि वो वायरस जो प्लांट सेल के अंदर अपनी लाइफ साइकिल पूरी करे। ये प्लांट का सेल है, अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इसके अंदर एनर्जी वगैरह होगी, और जब वायरस आएगा तो इसी एनर्जी को इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ भी करेगा, रेप्लिकेशन भी करेगा। लेकिन अगर सेल के अंदर एनर्जी नहीं है, ऑलरेडी इसके अंदर लेस एनर्जी है, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, तो ये सेल खुद मरने की हालत में है, तो ये वायरस को क्या सर्वाइवल देगा? तो इस तरह से लाइट जो है वो इफेक्ट करती है वायरस के सर्वाइवल के ऊपर। अच्छा, लास्ट जो है वो हमारे पास वायरस सर्वाइवल इन पीएच है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपसे ये कभी भी एंट्री टेस्ट में पूछा जा सकता है। वायरस के लिए जो फेवरेबल पीएच होती है वो 6.5 होती है, मीन्स के स्लाइड एसिडिक होती है। आपको पता है कि 7 वाला जो स्केल है ये न्यूट्रल का है, अगर इससे ऊपर जा रही है तो बेसिक होती है और इससे नीचे जा रही है तो वो क्या होती है? एसिडिक होती है। और इसके करीब करीब जो है, अगर करीब 6.5 जैसे तो हम कहते हैं स्लाइड एसिडिक है, और अगर इससे बेसिक के करीब होती है तो हम कहते हैं कि स्लाइड क्या है? बेसिक है। तो ये कहता है जो पीएच है वो 7 से लेके 7.2 से लेके जो 8 तक की पीएच है, या फिर 5 से लेके जो 5.5 की पीएच है, ये वायरस के स्ट्रक्चर को क्या कर देती है? डैमेज कर देती है। अच्छा, पीएच से क्या वायरस की क्या चीज डैमेज होती है? पीएच से भी वायरस के एंजाइम्स डैमेज होते हैं। मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट पढ़ाया हुआ है और उसमें मैंने पीएच का रोल बताया हुआ है कि ऑल द एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द पीएच। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो पीएच के बड़े सेंसिटिव होते हैं। हर एंजाइम की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक क्या होती है? पीएच होती है। तो ये कहता है जब पीएच 7.2 से लेके 8 तक चली जाती है, यानी कि बेसिक पीएच हो जाती है, तो एंजाइम्स डी नेचर होने लगते हैं। और मैंने आपको बताया कि प्रोटीन एंजाइम्स ये एक ही बात है, तो वायरस की ग्रोथ और वायरस की रेप्लिकेशन रुक जाएगी। अगर पीएच 5.0 से 5.5 तक चली जाती है तो ये भी क्या करती है? प्रोटीन एंजाइम्स को डैमेज करती है और नतीजे में वायरस की ग्रोथ और वायरस की रेप्लिकेशन अफेक्टेड हो जाती है। ये कहता है जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं जिनके ऊपर वायरल एनवेलप लगी हुई होती है, जो कि होस्ट की एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल डिस्कस कर चुका हूं अपने पहले लेक्चर के अंदर, आर वल्नरेबल एंड हाइड्रोलाइज इन वेरी हाई बेसिक पीएच वैल्यू। ये कहते हैं जितने भी हमारे पास एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं ना, ये सारे के सारे बेसिक पीएच पे क्या हो जाते हैं? हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। तो आप लोग जो डिटर्जेंट्स या जो सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, हमने अभी कोरोना जब आया था तो हमने देखो कितना सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया था। तो आपने कभी सोचा है कि उस सैनिटाइजर की वजह से वायरस
किस तरह से वायरस का स्ट्रक्चर हम डिस्ट्रॉय करते हैं, वायरस को हम खत्म करते हैं। क्योंकि वो जो डिटर्जेंट्स या जो सैनिटाइजर्स होते हैं उनकी जो पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है, यानी कि बेसिक पीएच होती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो बेसिक पीएच होती है वो वायरस को हाइड्रोलाइज कर देती है। तो ये कहता है कि अल्कलाइन नेचर जो होती है वो डी नेचर कर देती है उसके स्ट्रक्चर को, और नतीजे में वायरस क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि जो हम सैनिटाइजर या डिटर्जेंट्स, लाइफ बॉय वगैरह, साबुन वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, सेफगार्ड वगैरह, तो उनकी जो पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है। और अल्कलाइन पीएच के अंदर हमने कहा कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रोटीन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो क्या हो जाती हैं, डी नेचर हो जाती हैं। और जो हमारे पास नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं वो मे नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट देयर रेप्लिकेशंस बिकम अफेक्टेड। हम उनको डिस्ट्रॉय तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके रेप्लिकेशन के प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वो जो अपनी कॉपीज आके अंदर बनाते हैं, अपनी अमाउंट को जो आके बढ़ाते हैं, हम उनकी मदद से नॉन इन्वेलप्ड वायरस को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वायरस की जो पैरासाइटिक नेचर है वो भी आप लोगों को समझ आ गई होगी, और होस्ट सेल के अंदर किस तरह से वायरस सर्वाइव करता है, जो हमारा सेकंड टॉपिक था, वो भी समझ आ गया होगा। और जो वायरस का इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइवल है, फिर उसमें टेम्परेचर, पीएच, लाइट, ह्यूमिडिटी, 4 चीज़ें आ जाती हैं, ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।